Assalamualaikum. Welcome to our new lecture. Here we will discuss mid-term break method. ठीक है? First of all, we will focus on this term, that is mid-term break method. ठीक है? अब देखिए इसके नेम से ही हमें क्लियर है कि हमें यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करना होगा. ठीक है? अब मिड टर्म है क्या एक्चुअली? देखिए फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक इक्वेशन है. ठीक है? और इस इक्वेशन में पी और क्यू जो है अगर रियल नंबर्स है तो आपने क्या करना है कि फैक्टराइजेशन करनी है और उसमें हमें मिड टर्म को ब्रेक करना होगा. ठीक है? तो बेसिकली हम इस प्रोसीजर में क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे हम एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं ना मिड टर्म ब्रेक मेथड से रिलेटेड, तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो इस टाइप की हो सकती हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. यहाँ पे आप देख सकते हैं -7 and 12 बिलोंग्स टू कैपिटल आर. सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 36 लेट्स सी गिवन हो, तो यहाँ पे जो 5 और 36 हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. तो बेसिकली जो जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है. मीन्स इस टाइप की इक्वेशंस होंगी और इन इक्वेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो अगर. ठीक है? अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो और बाकी एक्स और जो कांस्टेंट टर्म लास्ट पे आ रही है उन दोनों में अगर लेट्स सी कोई और मजीद वेरिएबल मौजूद है तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना होगा. लेकिन अगर एक्स वेरिएबल ही है मिड टर्म में तो साथ जो पी डिफाइंड है वो रियल नंबर होगा और कांस्टेंट टर्म भी लास्ट पे कांस्टेंट फॉर्म में आ रही होगी. ठीक है? बेसिकली जब हमें मिड टर्म ब्रेक मेथड को अप्लाई करना है तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसीजर फॉलो ये करना है आपने कि जो गिवन इक्वेशन है उसको पहले चेक करें कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. ठीक है? अगर इसका कोफिशिएंट 1 के इक्वल है तो फिर हम मूव करते हैं कांस्टेंट टर्म पे. यहाँ पे चेक करें कि कांस्टेंट टर्म आपको क्या गिवन है. ठीक है? तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो 12 गिवन है. आप ऐसा करें 12 के फैक्टर्स यहाँ पे सबसे पहले गेस कर लें. ठीक है? अब देखिए 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें आंसर 12 आता है. फिर आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें आंसर 12 आता है. जैसे 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया ना, इसी तरह 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 12 आता है. फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें आंसर 12 आता है. एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर 12 आ रहा है. ठीक है? फिर हमें यहाँ पे इसके अलावा 3 4 के बाद 5 फैक्टर नहीं है. 6 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और 7 8 9 10 इनमें से कोई वैल्यू नहीं है. तो मतलब आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है. तो पॉसिबल जो फैक्टर्स है ना, सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर्स लिख लिए हैं. ठीक है? पॉसिबल फैक्टर्स लिखने के बाद आपने इनमें चेक करना है कि इन फैक्टर्स में से किन टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म आ रही है. मिड टर्म क्या है? -7 है. अब हम ऐसा करते हैं कि मिड टर्म पे फोकस करेंगे कि एक्चुअली हमें जो आंसर चाहिए ना -7 चाहिए. ठीक है? तो -7 आंसर लाने के लिए ना आपने क्या करना है, इन सब टर्म्स पे फोकस करना है. और साथ हमें ये भी क्लियर है कि जो मिड टर्म है उसके साथ नेगेटिव साइन है. अगर नेगेटिव साइन है ना तो जो साइन मिड टर्म के साथ मौजूद होगा ना वो साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू के साथ मौजूद होगा. ठीक है? मतलब वो जो दो फैक्टर्स आपने गेस करने हैं ना जिनको मल्टीप्लाई करें 12y, उन दोनों फैक्टर्स में हमेशा अगर मिड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो उसकी ग्रेटर वैल्यू के साथ आपने नेगेटिव साइन यूज करना होगा. तो बेसिकली हम यहाँ क्या चेक करते हैं कि ये जितने भी फैक्टर्स हमने डिफाइन किए ना उनमें से किन टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 आ रहा है. ठीक है? देखें फर्स्ट टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 नहीं आ रहा. सेकंड टर्म को देखें, सेकंड वाले फैक्टर्स में ऐड करने से 8 माइनस करने से 4 आ रहा है. इन दोनों को ऐड करने से 8 और माइनस करने से 4 आ रहा है. नेक्स्ट आप देखें 4 और 3 को ऐड करने से 7 अपीयर हो रहा है. ठीक है? माइनस करने से 1 आ रहा है. इसका मतलब है पॉसिबल है कि ये टर्म आपके पास हो. ठीक है? मीन्स इन दोनों टर्म्स को जब आप इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करें ना आंसर 7 के इक्वल आ रहा है. तो 7 ही हमें चाहिए ना. उसके बाद फिर हम साइंस पे फोकस करें. 4 into 3 भी हम ले सकते हैं क्योंकि 4 + 3 is 7.
और 12 प्लस 1 इज 13 एंड 12 माइनस 1 इज 11, तो ये लास्ट वाला फैक्टर्स भी हम नहीं ले सकते। तो एक्चुअली देखिए यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि 4 और 3 एक्चुअली दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 12 आ रहा है, मीन्स लास्ट वाली टर्म आ रही है कांस्टेंट टर्म, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म तो आ रही है बट मिड टर्म के साथ माइनस साइन मौजूद है। तो सबसे पहला काम ये करें, आप इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन लगा दें। बड़ी वैल्यू 4 है ना, 4 के साथ माइनस लगाएं। अभी भी प्रॉब्लम है, 3 माइनस 4 इज एक्चुअली -1, तो आपको तो मिड टर्म में 7 चाहिए, लेकिन हमें आइडिया है -3 -4, जब आप -3 -4 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस करते तो आप ऐड हैं, आंसर 7 आएगा, बट हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आप यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो जरा इस प्रोसीजर को फॉलो करें तो देखिए हमें यहाँ से आइडिया हो रहा है कि हमें यहाँ पे -3 और -4 वैल्यू कंसिडर कर लेनी चाहिए। तो आप क्या करें, सबसे पहला काम ये करें, एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 7 है ना, आप इसको ब्रेक करके -3, ये जो दोनों टर्म्स आ रही है ना, इनके साथ आपने, क्योंकि मिड टर्म के साथ एक्स है ना, एक्स लगा देना है। आप इनको ओपन करके यूं लिख लें, इट्स अप टू यू कि आप -3 को पहले लिख रहे हैं या -4 को बाद में लिख रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर -3x -4x में फर्स्ट टू टर्म में देखें तो x कॉमन आ रहा है। देखिए ना 4 टर्म्स आ रही है ना, उन 4 टर्म्स में फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन आ रहा है, और अगर x कॉमन आ रहा है आप x कॉमन लेके फाइनल जो फैक्टर आ रहा है इसका वो लिखते हैं। ठीक है, फिर लास्ट टू टर्म देखें, 4 1s are 4, 4 3s are 12, इट मीन्स 4 फैक्टर है इन दोनों का, तो 4 कॉमन लिया जा सकता है, बट उसके साथ माइनस साइन कॉमन लेना है या नहीं लेना ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने टाइप 2 डिस्कस की है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जब 4 कॉमन लेना है ना, तो नेगेटिव साइन को कॉमन लेने के लिए आप इस टर्म पे फोकस करें। यहाँ पे x के साथ पॉजिटिव साइन है तो इधर x ही बचना है, उसके साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, इस वजह से आप नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें। ठीक है, नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट टर्म का साइन भी चेंज होगा, तो 4 3s are 12 होता है, तो आप एज इट इज ये आंसर लेते हैं। अब देखिए देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ x -3 इन बोथ टर्म्स, तो x -3 को आप कॉमन ले लें तो पीछे जो टर्म्स बचेंगे वो x -4 बचेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो दो फैक्टर आ रहे हैं x -3 और x -4, वो x स्क्वायर -7x + 12 की फैक्टराइज्ड फॉर्म आ रही है, और अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से ओरिजिनल जो आपको एक्सप्रेशन होगा वो मिल जाएगा। तो इस मेथड से आप मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करके कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो उसकी फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं।